हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रकृति की, नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। भारतीय संविधान की प्रकृति के विषय में चर्चा करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान होता क्या है, संविधान कहते किसे हैं। जनरली संविधान उन नियमों अथवा सिद्धांतों के संग्रह को कहते हैं जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का निरूपण किया जाता है। यानी कि किसी भी देश का अगर जो कोई फादरिंग लॉ होता है तो वो संविधान होता है। संविधान वो ग्रंथ है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि किसी देश की शासन व्यवस्था का निरूपण कैसे होगा। यानी कि सरकार कैसे बनेगी, कानून कैसे बनेगा, कानून बनाने वाली बॉडी कौन सी होगी, लेजिस्लेचर क्या होगा, कार्यपालिका क्या होगी यानी कि एग्जीक्यूटिव क्या होगा, जुडिशरी क्या होगी, लेजिस्लेचर के फंक्शन क्या होंगे, एग्जीक्यूटिव के फंक्शन क्या होंगे, जुडिशरी के फंक्शन क्या होंगे, सरकार का गठन कैसे होगा, नागरिकों के क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या ड्यूटीज होंगी, गवर्नमेंट की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, हमारा स्टेट वेलफेयर स्टेट होगा, कैसा स्टेट होगा। ये सारी चीजों को बताने वाला अगर जो कोई ग्रंथ है तो वो क्या है, संविधान है। तो हम कह सकते हैं कि संविधान उन लिखित अथवा अलिखित नियमों अथवा सिद्धांतों के संग्रह को कहते हैं जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का निरूपण किया जाता है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे भारतीय संविधान की प्रकृति की, नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जनरली अगर जो मैं बात करूं संविधान की, तो संविधान को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। जब हम इसको क्लासिफाइड करेंगे, एक होता है संघात्मक संविधान और दूसरा होता है एकात्मक संविधान, यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि संघात्मक संविधान क्या होता है। संघात्मक संविधान वह संविधान होता है कि जिसके द्वारा शासन की शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है केंद्र और राज्यों के बीच में। ऐसा संविधान जिसके द्वारा शासन की शक्ति विभाजित कर दी जाती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स होता है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर द एग्जांपल, हम अगर जब भारत की बात करें तो भारत में दो तरह की सरकारें हैं, एक संघात्मक सरकार और राज्य सरकार। यानी कि जितने भारत में राज्य हैं उनमें अलग अलग सरकारें हैं, ये राज्य सरकार है, और एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि केंद्र सरकार है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है और दोनों अपने अपने क्षेत्र में जो है स्वतंत्र होती हैं कार्य करने के लिए, एक दूसरे के अधीन नहीं होती। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे अगर जो आप देखो भारत के संविधान का शेड्यूल 7 को देखो, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 जो है उसमें 3 लिस्ट दी हुई है, 3 सूची दी हुई है। यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर जो लॉ बनाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर जो कानून बनाएंगी स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगी, और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं यानी कि समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उन विषयों पर जो कानून बनाएंगी वो दोनों सरकारें मिलकर बनाएंगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो इस तरीके से हम देखते हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि संघात्मक संविधान वो संविधान होता है जिसमें शासन की शक्तियों का, चाहे वो विधायी शक्ति हो, कार्यपालिका शक्ति हो, न्यायिक शक्ति हो, इनका बंटवारा होता है, इनका विभाजन होता है कहां पर, केंद्र और राज्यों के बीच में। वो संविधान जो शक्तियों का विभाजन करता हो केंद्र और राज्यों के बीच में, ऐसा संविधान क्या कहलाता है, संघात्मक संविधान कहलाता है। वहीं अगर जो हम बात करें एकात्मक संविधान की, यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन की, तो एकात्मक संविधान वो संविधान होता है जो शासन की शक्ति एक ही सरकार के अंदर केंद्रीकृत करता है, और जो जनरली केंद्र सरकार होती है, और राज्य सरकारें जो होती हैं वो केंद्र सरकार के अधीन रहकर काम करती हैं।
यानी कि ऐसा संविधान जिसके द्वारा शासन की जितनी भी शक्तियां हैं वो एक ही सरकार के अंदर केंद्रीकृत कर दी जाती हो, तो ऐसा संविधान जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? एकात्मक संविधान कहलाता है। और जो राज्य सरकारें होती हैं वो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि केंद्र के अधीन होती हैं, केंद्र के निर्देशन में काम करती हैं। जबकि संघात्मक संविधान में केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र में जो है स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे के अधीन नहीं होती। अगर जो मैं बात करूं भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान के संदर्भ में संविधानविदों में प्राय मतभेद है। कुछ इसको संघात्मक संविधान कहते हैं, कुछ इसको एकात्मक कहते हैं। कुछ का कहना है कि भारतीय संविधान जो है वो स्वरूप में संघात्मक है लेकिन आत्मा में एकात्मक है। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है किंतु इसकी आत्मा जो है इसकी एकात्मक है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे भारतीय संविधान की कि भारतीय संविधान संघात्मक है या भारतीय संविधान एकात्मक है। आज इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले बात करेंगे भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों की, यानी कि फेडरल फीचर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण यानी कि फेडरल फीचर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि जो भी संघात्मक संविधान होगा तो उसका पहला लक्षण है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। संघात्मक संविधान का पहला लक्षण यह होता है कि संघात्मक संविधान में शक्तियों का विभाजन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो क्या हमें देखना है कि क्या भारत के अंदर शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में हुआ? जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर जो हम विधायी शक्तियों की बात करें तो विधायी शक्तियों को भी क्या है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाएगी और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून जो है दोनों सरकारें मिलकर बनाएंगी। तो हमने यहां पर देखा तो यहां पर कहीं ना कहीं पहला तत्व तो जो हमें मिल गया और इसमें बात कर रहे हैं तो ये वाला लक्षण जो है पूरा होता है कि हाँ भारत के अंदर जो है क्या है कि शक्तियों का बंटवारा हो गया है, कहां कहां पर? केंद्र और राज्यों के बीच में। वहीं अगर जो हम देखें कि जहां पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगी, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता होगी। तो क्या भारत के अंदर संविधान सर्वोच्च है? हाँ, भारत के अंदर संविधान सर्वोच्च है क्योंकि समस्त शक्तियों का केंद्र जो है, समस्त शक्तियों का प्रदाता जो है, समस्त शक्तियों का स्रोत जो है, चाहे तो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, अपनी शक्ति किससे लेगी? संविधान से लेगी। सरकार का वही कार्य जो है विधि सम्मत होता है जो संविधान के अनुसार होता है। अगर जो कोई भी कार्य ऐसा है जो कॉन्ट्राडिक्ट हो कॉन्स्टिट्यूशन से, वो जो है वो वाइड होता है, वो जो है जीरो होता है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान ही सर्वोच्च माना जाता है। इसी के साथ जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका एक गुण होता है रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। तो क्या भारत का संविधान रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या भारत का संविधान लिखित संविधान है? हाँ जी, भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है। भारत के संविधान में हम देखते हैं 395 अनुच्छेद हैं, 22 इसके पार्ट हैं यानी कि भाग हैं और 12 इसमें शेड्यूल हैं, अनुसूची हैं। 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और जो है क्या है भैया कि इसमें जो है 12 शेड्यूल है। तो इस तरह से हमें पता चला कि भारत का संविधान जो है वो क्या है? रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी के साथ हमने देखा अगला होता है कि जहां पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ये क्या भारत के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका है? हाँ, भारत के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका है। कई बार हमने देखा है कि जब जब सरकारों ने अपनी मनमानी दिखाते हुए संविधान का उल्लंघन करने की कोशिश की है या अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जाकर कोई भी एक्ट करने की कोशिश की है तो सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशरी ने बार बार उनको जो है वॉइड डिक्लेयर किया है। तो हमारे यहाँ आपने देखा है जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है, न्यायिक पुनर्विलोकन की पावर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है कि जब भी अगर जो कोई कानून बनेगा तो जो सरकार का कोई भी एक्ट है तो उसकी वैलिडिटी की जांच अगर जो कोई करती है तो वो जुडिशरी करती है। अगर जो सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है कि अगर जो इंटरप्रिटेशन बॉडी है तो वो कौन है? जुडिशरी है। और जुडिशरी क्या करती है कि अगर जो सरकार का कोई भी ऐसा एक्ट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, तो उसका रिव्यू करने की पावर किसको है? वो जुडिशरी को है। और जुडिशरी सरकार के ऐसे किसी भी कार्य को, किसी भी ऐसे एक्ट को, किसी भी प्रोसीडिंग्स को जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ना हो उसको वॉइड डिक्लेयर कर देती है। तो इससे पता चला हमें कि भारत के अंदर जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। और कैसे स्वतंत्र है? इसी के साथ आप देखेंगे कि जो हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे सेफ गार्ड्स दिए हैं जो हमें ये बताते हैं कि जुडिशरी हमारी कैसे स्वतंत्र है। क्योंकि आप देखोगे जो जजेस हैं उनका जो है अनाउंस, उनके जितने भी वेतन हैं, भत्ते हैं, ये जो भी हैं वो विधायिका से परे हैं, उनमें कमी नहीं की जा सकती। अगर जो उनको जो है जो जजेस हैं उनको इतने आसानी से उनका रिमूवल नहीं हो सकता, उनको इतने आसानी से हटाया नहीं जा सकता। तो भारत के अंदर न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है, उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं है। इसी के बाद अगर जो हम देखें तो यहां पर देखा कि उच्च सदन राज्यों का सदन होना। जब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट, देखो पार्लियामेंट क्या है, संसद क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो संसद है वो हमारे देश की सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि सबसे बड़ी वो संस्था है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। और हम देखते हैं कि संसद का जो गठन होता है वो तीन चीजों से होता है: लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट, और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। जो हाउस ऑफ पीपल है इसको लोअर हाउस बोला जाता है, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है इसको जो है अपर हाउस बोला जाता है। यानी कि हाउस ऑफ पीपल में जो है पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन होता है, और काउंसिल ऑफ द स्टेट्स में जो है स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अपर हाउस जो है वो हाउस ऑफ द स्टेट्स है, वो जो है राज्यों का सदन है। तो ये जो है संघात्मक संविधान का लक्षण है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भारत के संविधान के अंदर ये लगभग सभी संघात्मक संविधान के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान जो है वो संघात्मक संविधान। इसी के साथ अब हम बात करें एकात्मक संविधान की। जब हम एकात्मक संविधान की बात करते हैं तो जैसा मैंने पहले बताया कि एकात्मक संविधान वो संविधान होता है कि जिसमें शासन की जितनी भी शक्तियां हैं वो एक ही सरकार में होती हैं, और जो जनरली केंद्र सरकार होती है, और राज्य जो हैं केंद्र सरकार के निर्देशन में यानी कि उसके अधीन रहकर काम जो है करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या भारत के संविधान के अंदर कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो भारत के संविधान को जो है एकात्मकता की ओर दर्शाते हों। तो हम सबसे पहला प्रोविजन पढ़ेंगे आर्टिकल 3 में, और जो आर्टिकल 3 है वो कहता है कि नए राज्यों का अगर जो निर्माण करना है, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स करना है, या जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं, वर्तमान राज्य हैं, उनके जो है उनके सीमा में परिवर्तन करना है, उनके नाम में परिवर्तन करना है, या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो ये पावर्स जो है पार्लियामेंट की है। जबकि स्टेट का नया राज्य बना रहे हो, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों को घटा रहे हो, सीमाओं को घटा रहे हो, उसके नाम में परिवर्तन कर रहे हो, लेकिन ये पावर किसकी है? ये पावर संसद की है। तो इससे हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये पावर जो है संसद को दी है, जो इसका एकात्मक लक्षण है। इसी तरीके से अगर जो हम बात करें कि जो हमने ये बात की, और इसी तरीके से अगर जो हम बात करें कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है, राज्य की जो कार्यपालिका होती है, उसका जो प्रधान होता है वो गवर्नर होता है, और गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। गवर्नर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो इस तरीके से जो स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड है उसको अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि ये भी कहीं ना कहीं इसका एकात्मक लक्षण है। ये हमें ये दिखाता है कि स्टेट के मुकाबले अगर जो हम कंपेयर करें स्टेट से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ज्यादा पावर्स दी है। और वहीं अगर जो हम बात करें आर्टिकल 248 की, जो रेजिडरी पावर को बताता है, अवशिष्ट शक्तियों को बताता है, ये क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा रेजिडरी पावर क्या है। मैंने जैसा अभी आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 है, इसके अंदर 3 लिस्ट हैं जिनके द्वारा लेजिस्लेटिव पावर है, विधायी शक्तियां हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है 3 लिस्ट के माध्यम से। एक यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर जो लॉ बनाती है कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर जो लॉ बनाती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और कॉन्करेंट लिस्ट पर जो कानून बनाएगी वो दोनों गवर्नमेंट जो है मिलकर बनाएगी। लेकिन अगर जो कोई सब्जेक्ट पर, जो कॉन्करेंट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है, उस पर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बनाया और स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, और दोनों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून ही मान्य होगा। ये तो चीज है अलग। अब हम बात करते हैं रेजिडरी पावर की, अवशिष्ट शक्तियों की। यानी कि अगर जो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आ रहा, तो उस सब्जेक्ट पर जो लॉ बनाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। यानी कि उस पर जो कानून बनाएगी वो कानून पार्लियामेंट बनाएगी, संसद बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस पर कानून बनाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ज्यादा पावर्स दी हैं। इसी के साथ अगर जो हम बात करें इमरजेंसी प्रोविजन की, तो हम देखते हैं कि भारत के संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी के रिगार्डिंग प्रोविजन है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 352 में है। स्टेट इमरजेंसी के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 356 में है। और वहीं अगर जो मैं बात करूं फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो फाइनेंसी यानी कि वित्तीय आपात, इसके विषय में जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 360 में किया गया है। लेकिन भारत में अभी तक
फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, राष्ट्रीय आपात अभी तक नहीं लगा है। तो जब देश के अंदर इमरजेंसी लगती है तो देश जो है संघात्मकता से एकात्मक में परिवर्तन हो जाता है, और जो पावर्स जो चली जाती हैं वो कहां पर चली जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। इसी तरह से स्टेट में गवर्नर की रिपोर्ट पे प्रेसिडेंट जो है स्टेट में जो है स्टेट इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर देता है, और जिस टाइम स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की है तो उस टाइम स्टेट के रिगार्डिंग पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो इससे भी हमें पता चला कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ज्यादा पावर्स दी हैं। इसी के साथ अगर जो हम देखें कि जनरली जहां पर फेडरल सिस्टम है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहां पर डुअल सिटीजनशिप होती है, दोहरी नागरिकता होती है। लेकिन भारत में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है सिंगल सिटीजनशिप है, जबकि सिंगल सिटीजनशिप जो होती है वो यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक है, एकात्मक संविधान की विशेषता है। लेकिन भारत का संविधान फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि यहाँ पर जो है सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया गया है, इकहरी नागरिकता को किया गया है। चाहे बंदा पश्चिम बंगाल में रह रहा हो या राजस्थान में, वो भारत का ही नागरिक कहलाएगा। ऐसा नहीं है वो पश्चिम बंगाल का नागरिक कहला दे या वो राजस्थान का नागरिक कहलाए। तो जबकि सिंगल सिटीजनशिप जो है वो कैरेक्टरिस्टिक किसका है, यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की एक विशेषता है कि ये जो है फेडरल होने के बाद भी इसने सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया है। इसी के साथ हम देखें कि जनरली जहां पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, और जबकि जो यूनियन है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। लेकिन भारतीय संविधान की ये भी क्या है, भारत के संविधान फेडरल है, फेडरल होने के बावजूद भी यहाँ पर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो और यूनियन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो। जबकि फेडरल सिस्टम में जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोनों गवर्नमेंट के लिए अलग अलग होता है, और जहां पर यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एकात्मक संविधान होता है या एकात्मक शासन होता है, वहां पर जो है एक ही संविधान होता है। जबकि यहाँ पर एक संविधान है, यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इससे पता चला कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एकात्मक संविधान की बात है। और इसी के साथ साथ हम देखें कि जो डिवीजन ऑफ पावर्स है इन फेवर ऑफ द सेंटर है, यानी कि शक्तियों का विभाजन जो है केंद्र के पक्ष में। हमने कई चीज देखी कि जबकि हम देखते हैं संघात्मक संविधान जहां पर भी होगा वहां शक्तियों का विभाजन होगा केंद्र और राज्यों के बीच, लेकिन दोनों अपने अपने मामले में जो है स्वतंत्र होंगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर जो किसी स्टेट की बाउंड्रीज को घटाना है बढ़ाना है, उसके क्षेत्र को घटाना बढ़ाना, तो ये पावर्स किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसी के साथ अगर जो हम बात करें कि अगर जो राज्यपाल है हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव है, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। इसी के साथ रेजिडेंसी पावर है, तो ये वाली चीज जो है उस पर लॉ कौन बनाएगी, पार्लियामेंट। इसी के साथ साथ इमरजेंसी प्रोविजन है, पावर्स किसको मिल जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शक्तियां जो है किसके फेवर में है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में है। तो यहां पर हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे और यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे। इन सारी चीजों को देखने के बाद हमने देखा तो फिर यही क्वेश्चन पैदा होता है कि भारत का संविधान जो है ये संघात्मक संविधान है या एकात्मक संविधान है। अब हम बात करते हैं, ये हमने देखा कि हमने संघात्मक संविधान के लक्षण देखे जो भारत के संविधान में मिल जाते हैं, वहीं हमने क्या देखा कि एकात्मक संविधान के लक्षण भी देखे कि भारत का संविधान संघात्मक है लेकिन उसमें जो है एकात्मकता भी नजर आती है। यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स जो हैं वो भी जो है यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे जो संविधान वेता है उनका कहना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेसर जेनिंग्स की। तो प्रोफेसर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान के बारे में क्या कहा। तो प्रोफेसर जेनिंग्स का कहना है कि भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। यानी कि भारतीय संविधान जो है वो क्या है, एक ऐसा संघ है जिसमें यह दिखाई देता है कि यह केंद्र की ओर झुकता हुआ संविधान है। वहीं हम डीडी बसु साहब की बात देखते हैं। तो डीडी बसु साहब ने कहा कि भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, अपितु वो जो है क्या है, दोनों का मिश्रण है। ये कहा कि भारतीय संविधान ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक है। इसी तरीके से अगर जो हम बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या कहा, ये जो है ये स्टेटमेंट हमको समझना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या कहा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि जो लोग संकट काल में भी, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय संविधान स्वरूप में तो संघात्मक है लेकिन आत्मा में एकात्मक है, लेकिन हमारे संविधान नेताओं को सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने भारत के संविधान को संघात्मकता और एकात्मकता के तंग ढांचे में ढालने की अपेक्षा क्या करा, बल्कि कि भारतीय संविधान को संघात्मकता में और एकात्मकता के तंग ढांचे में ढालने की अपेक्षा किसे क्या, राष्ट्र हित को महत्व दिया।
नेशनल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दिया। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि जो लोग संकट काल में भी संघ को शक्तिशाली नहीं देखना चाहते, उन्हें हमारी मौलिक समस्या का ज्ञान ही नहीं है, वो जानते ही नहीं। जो लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्हें यही नहीं पता कि हमारी बेसिक प्रॉब्लम क्या है, हमारी मौलिक समस्याएं क्या हैं। भारत विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न बोलियों का देश है। भारत विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न बोलियों का, विभिन्न विश्वासों का, विभिन्न पंथों का देश है। इसलिए यहां पर जो है अलगाव की भावनाएं आएंगी। इस अलगाव की भावना को रोकने के लिए, इस देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए इन प्रावधानों का, इन प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करना जरूरी है। इसलिए कहा कि जो लोग संकट काल में ही संघ को शक्तिशाली नहीं देखना चाहते हैं, उन्हें हमारी मौलिक समस्या का ज्ञान ही नहीं है। भारतीय संविधान सामान्यतः संघात्मक है, किंतु संकट काल में वो एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है। तो ये कहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कि जनरली भारत का संविधान जो है वो क्या है, संघात्मक है। ठीक है, संकट काल में एकात्मक रूप धारण कर लेता है, जो हमारे देश की जो है, जो इस राष्ट्र की आवश्यकता है, जरूरत है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्बे बनाम भारत संघ में यह कहा कि वर्तमान में हमारे संविधान में संघात्मकता की प्रवृत्ति अधिक बलवती हुई है, ना कि कमजोर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ फेडरलिज्म नजर आता है। इस तरह से हमने देखा यानी कि भारतीय संविधान संघात्मक है। इसकी घोषणा संविधान सभा के द्वारा भी की गई, उच्चतम न्यायालय द्वारा भी की गई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है संघात्मक संविधान है। इसी के साथ संविधान की निरंतर वीडियोस आपको डे बाय डे मिलती रहेंगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होते रहें। और हम इसी के एमसीक्यू को और भी जो चीजें हैं उनको भी आगे डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।